हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने सीटेट की प्रिपरेशन, सीटेट की तैयारी कराने के लिए एक सीरीज़, एक बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें आपको मुकम्मल सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जाएँगे, फ्री नोट्स दिए जाएँगे और फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएँगे। यूट्यूब पर एकदम फ्री आपके लिए ये बैच होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को ख़राब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम क्या पढ़े थे? उर्दू पढ़ाने के मकासद पढ़े थे और उर्दू ज़बान के एक़साम पढ़े थे, कितनी किस्में होती हैं, और उर्दू पढ़ाने के मकासद में कुछ छूट गया था, थोड़ा पार्ट छूट गया था, जो कि हिस्सा बे का था। उसमें बताया गया था आपको ये थ्योरी बे है और इसको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो पहले वो थ्योरी का वो पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उर्दू पढ़ाने के मकासद। उसके बाद सह लिसानी फार्मूला देखेंगे, जिसको आप थ्योरी लैंग्वेज फार्मूला के नाम से जानते हैं। पूरी डिटेल आज पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, थ्योरी वाइज। पहली बार यूट्यूब पर आपको इस तरह से थ्योरी वाइज कोई वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बे, तहजीबी मकासद। इफ़ादी मकासद हम देख लिए थे। इफ़ादी मकासद में क्या क्या था? बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब सिखाना। और फिर क्या था? ज़बान की कितनी किस्में होती हैं? तो आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान और इशारों की ज़बान, ये सब चीज़ हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके थे। अब देख लेते हैं तहजीबी मकासद क्या क्या हैं। वो तो इफ़ादी मकासद हो गए कि हमारा क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। अब देख लेते हैं तहजीब में इसका क्या मकसद हो रहा है। ज़ौक़ सलीम की तरबियत। ज़ौक़ सलीम यानी सही चीज़ों का जानने की तरबियत, सही चीज़ों की जानने का हुनर। ज़ौक़ सलीम की तरबियत ज़बान की तहसील का अव्वलीन मकसद है। यानी अगर हम ज़बान किसी को सिखा रहे हैं, ज़बान किसी को पढ़ा रहे हैं, तो उसकी ज़बान सीखने का अव्वलीन मकसद क्या है? कि ज़ौक़ सलीम यानी वो सही चीज़ों का हुनर उसके अंदर आ जाए। क्योंकि जो लोग पढ़ सकते हैं, उनमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो समझ कर पढ़ सकते हैं। यानी हम कुछ लोगों को पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ना सीख गए हैं, ठीक है? लेकिन वो क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़कर क्या समझ रहे हैं अपनी पढ़ाई से, ये बहुत लोग नहीं जान पाते। उनमें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समझ कर पढ़ते हैं। यानी सिर्फ़ कुछ लोग रट्टा मारते हैं और पढ़ लेते हैं, समझ कर पढ़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो आम तौर पर अच्छे ज़ौक़ से आरी होते हैं, यानी अच्छे ज़ौक़ से दूर रहते हैं, अच्छा ज़ौक़ उनके अंदर नहीं रहता। इस वजह से ये होती है, आरी होते हैं, इस वजह ये होती है, इसकी ये वजह होती है, क्या वजह होती है कि स्कूल में अच्छे और बुरे अदब के तमीज़ करने की तरबियत नहीं दी जाती। यानी अच्छाई और बुराई की तरबियत नहीं दी जाती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ज़ौक़ सलीम में हमने क्या-क्या देखा? ज़ौक़ सलीम की तरबियत ज़बान का तहसील और अव्वलीन मकसद है, क्योंकि जो लोग पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समझ भी सकते हैं। आम तौर पर अच्छे ज़ौक़ से आरी होते हैं और इसकी ख़ास वजह ये होती है कि स्कूल में अच्छे और बुरे अदब को तमीज़ करने की तरबियत नहीं दी जाती। यानी अगर कोई अच्छा अदब है या तो कोई बुरा अदब के लोग हैं या बच्चे हैं, तो उसकी तमीज़ करने की तरबियत नहीं दी जाती, तमीज़ में लाने की तरबियत नहीं दी जाती। इसकी वजह ये भी है कि आम तौर पर स्कूलों में और घरों में वालिदैन तलबा को दरसी किताब के अलावा दूसरी किताब को पढ़ने से रोकते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि वो सोचते हैं सिर्फ़ जो हमारे दर्स में है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे करिकुलम में है, हम सिर्फ़ उतनी ही किताब बच्चों को पढ़ाएँगे, उसके अलावा की किताब हम नहीं पढ़ाएँगे। ये घरों पर भी देखा जाता है, वालिदैन के वहाँ भी देखा जाता है, और फिर क्या देखा जाता है, स्कूलों में भी ये चीज़ देखी जाती है कि सिर्फ़ बच्चों को उतनी ही तालीम दिलाने के लिए ये लोग रेफ़र करते हैं या दिलाने के लिए आगे रहते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके सिलेबस में हो या फिर उनके करिकुलम में हो या उनके पाठ्यक्रम में हो। ठीक है? ये सिर्फ़ उतना है, उतना ही बताया जाता है, उतना ही सिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जिसकी वजह से अब सिर्फ़ उतना ही पढ़ेंगे जितना उनके सिलेबस में रहेगा, तो जिसकी वजह से तलबा पर नफ़सियाती असर ये पड़ता है। नफ़सियाती असर क्या पड़ता है कि वो कहीं न कहीं से सुस्ती और जज़्बात को भड़काने वाली और मेयार से गिरी हुई किताबें और नावलें पढ़ने लगते हैं। क्या होता है कि वो जिसकी वजह से तलबा जब सिर्फ़ अपने सिलेबस की ही किताबें पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि जिसकी वजह से तलबा नफ़सियाती असर पे ये पड़ता है, नफ़सियाती असर ये पड़ता है कि वो कहीं न कहीं से सुस्ती और जज़्बात को भड़काने वाली और मेयार से गिरी हुई किताबें और नावलें पढ़ने लगते हैं। इसलिए उन्हें स्कूल में ऐसी किताबें फ़राहम की जानी चाहिए, जो उनके शौक़ को उभारने और उनके ज़ौक़ को बेहतर रहनुमाई करने वाली हों। यानी
ایسی کتاب کو لانا چاہیے، ان کے درسگاہوں میں ایسی کتاب لانی چاہیے جو ان کے ذوق کو ابھارنے کا کام کرے اور ذوق کی بہتر رہنمائی کرنے والا کام کرے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے سلیبس، جو کتاب ہو گئی، زبان ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ تہذیب ہو گئی. تو ایسی کتب پڑھیں، یعنی ایسی کتابیں پڑھیں تو ان میں ذوق سلیم پیدا ہوگا اور آہستہ آہستہ ان کا ذوق کی نشو نما ہوگی. یعنی ایسی کتاب پڑھیں گے تو ان کو ذوق سلیم صحیح ہوگا، یعنی صحیح چیزوں کو پہچان پائیں گے وہ. تو ایسی چیز لے کر آنا چاہیے جو ان کے ہنر کو اور آگے بڑھائے، ان کے ذوق کو اور آگے بڑھائے، ان کے ذوق کی رہنمائی کرے، ان کے شوق کو ابھارنے کا کام کرے. تو اس میں کیا دیکھا، ذوق سلیم میں ہم نے کیا دیکھا؟ ذوق سلیم میں یہ دیکھا کہ ذوق سلیم کی تربیت زبان کا تحصیل اولین مقصد ہے، پہلا مقصد ہے. کیونکہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور عام طور پر اچھے ذوق سے عاری ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسکول میں اچھے برے ادب کی تمیز کی تربیت نہیں دی جاتی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر اسکول اور گھر میں یعنی والدین طلبہ کو درسی کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں. اور اس کی انجام کیا ہوتا ہے کہ طلبہ نفسیاتی اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے سستی اور جذبات کو بھڑکانے والی اور معیار سے گری ہوئی کتابیں اور ناولیں پڑھنے لگتے ہیں. اسی لیے انہیں اسکول میں ایسی کتاب فراہم کی جانی چاہیے جو ان کے شوق کو ابھارنے کا کام کرے اور ذوق کی بہتر رہنمائی کرنے والی ہو. طلبہ جب ایسی کتاب پڑھیں گے تو ان کے ذوق سلیم پیدا ہوگا اور آہستہ آہستہ ان کے ذوق کو نشوونما ہوگی. سمجھ میں آ گیا آپ کو ذوق سلیم کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی تربیت کیا ہوتی ہے. زبان میں اخلاق کی تربیت، ادب کے مطالعہ کی وجہ سے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے. ادب کے مطالعہ کی وجہ سے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے. ذوق سلیم کی وجہ سے طلبہ میں اچھی اور بری کتابوں کو پرکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اچھی کتاب پڑھنے کی وجہ سے طلبہ کے اخلاق پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب بچے اچھی کتاب پڑھیں گے تو ان کتابوں سے اچھی اور کارآمد باتیں اخذ کریں گے، یعنی کارآمد باتوں کو لے لیں گے اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال کریں گے اور انہیں اپنانے کی کوشش کریں گے. یہی وجہ ہے کہ درسی کتابوں میں ہمت، اولو عزمی، بہادری، حب الوطنی اور پھر ایمانداری جیسے موضوعات پر مضامین شامل نصاب کیے جاتے ہیں. یعنی اس چیز پر لکھے جائیں تو بچہ ایمانداری کو پڑھے گا تو اس کے دل میں بھی یہ ہو جائے گا کہ ہاں ایماندار بننا چاہیے، ایمانداری کے کتنے فوائد ہوتے ہیں، ایماندار لوگ کیسے رہتے ہیں. اگر وہ حب الوطنی کا پڑھے گا یعنی محبت اپنے وطن سے کرنا شروع کر دے گا کہ ہاں ہمارا وطن ہے، اور وہ بہادری کی کتاب پڑھے گا تو بہادری جانے گا کہ بہادری کیا ہوتی ہے نا. اس طرح کے نصاب میں شامل کیے جانے چاہیے. ادب کی اخلاقی قدر و قیمت اس بنیاد پر ہے کہ اس کی تحصیل سے جذبات پر اثر پڑتا ہے. یعنی ادب کی اخلاقی قدر و قیمت کیا ہے کہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کی تحصیل سے، یعنی یہ جب وہ حاصل کریں گے تو پھر کیا ہے، اس کے جذبات پر اثر پڑتا ہے. اسی لیے ادب میں اخلاقی تربیت کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ادب میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اخلاقی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اگر ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں تک جو سی ٹیٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں اور پیڈ کلاسز نہیں لینا چاہتے، بالکل فری میں نوٹس چاہتے ہیں یا پھر بالکل فری میں ماک ٹیسٹ چاہتے ہیں. تھیوری وائز ویڈیوز ان کو نہیں مل پا رہی ہے، آپ ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے. اور اس سے پہلے کی اگر ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی ہے آپ نے تو اس سے پہلے کی ویڈیو جا کر چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جو کہ سی ٹیٹ کی ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے. اسی میں آپ کو سبھی سی ٹیٹ کی پریپریشن کے لیے ویڈیوز مل جائیں گی. تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں تیسرا والا، فیصلہ اور تخیل کی مشق. فیصلہ اور تخیل کا مشق یعنی فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت آپ کو ادب کے ذریعے سے، آپ کو زبان کے ذریعے سے اپنے بچوں کو دینی ہے. قوت فیصلہ کا تعلق صرف ادب سے ہی نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی سے بھی ہے. یعنی روزمرہ کی زندگی میں بھی فیصلہ لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس کی تربیت اسکولوں میں دینا ضروری ہے. زندگی میں قدم قدم پر مختلف چھوٹے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس لیے اگر قوت فیصلہ کی صحیح تربیت نہ ہو تو ہمیشہ انسان کشمکش میں مبتلا رہے گا. یعنی آپ کا بچہ، آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کے شاگرد ہمیشہ کشمکش میں مبتلا رہیں گے. جب تک انسان میں ذوق سلیم صحیح نہ ہو اس وقت تک یہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، کیونکہ ذوق سلیم ہی میں قوت فیصلہ
छिपी रहती है। यानी कुव्वत फैसला ज़ौक़ सलीम ने अच्छी सलाहियत में ही क्या रहता है, अच्छी सलाहियत अगर आपकी रहेगी तो अच्छा फैसला आप कर पाएंगे। इसलिए मौलवी में उर्दू का ये फ़र्ज़ है कि वो तलबा में कुव्वत फैसला की तरबियत करें, क्योंकि इसका ताल्लुक़ अदब से ही नहीं बल्कि तजर्बाए हयात से भी है। यानी ज़िंदगी के तजर्बा से भी है, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में काम भी आने वाली ये चीज़ें हैं। तख़य्युल दिमाग का फ़ेल है, तख़य्युल यानी ख़यालात दिमाग का फ़ेल है। जो महसूस करता है उसका ताल्लुक़ हक़ाइक़ से होता है, जो महसूस करता है कि उसका ताल्लुक़ हक़ाइक़ से होता है, यानी जो चीज़ महसूस होती है उसका ताल्लुक़ हक़ाइक़ से होता है। लेकिन बाज़ औक़ात तख़य्युल के सामने हक़ाइक़ पूरी तरह ज़ाहिर नहीं होते। बाज़ जगह ये देखा जाता है तख़य्युल जो हमारे ख़यालात में है वो हक़ाइक़ सामने पूरी तरह से ज़ाहिर नहीं होती। शायर और फ़लसफ़ी इनको वाज़े करते हैं, यानी शायर के दिमाग में जो चीज़ चल रहा है वो अपने शेर में वाज़े कर देगा और अपने ख़लील की दुनिया का हक़ीक़ी दुनिया समझते हैं, और जो इनके ख़लील की तख़य्युल की दुनिया है वो उसको क्या समझते हैं, वो हक़ीक़ी दुनिया समझते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि तख़य्युल की परवरिश करें जो पढ़ने और लिखने से ही हो सकती है। तख़य्युल की परवरिश करें यानी लोगों के अंदर ख़यालात लाएँ और लोगों के अंदर ख़यालात लाएँ, अखलाक लाएँ, ज़ौक़ सलीम की तरबियत करें। ये बच्चों के अंदर आपको करनी है, और इसी वाइज़ आपको जल्द ही हो सकता है संडे के दिन या आपको सैटरडे के दिन मॉक टेस्ट मिलने वाला है। ये पूरी थ्योरी है। अब इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। ये अब हो गया आपका उर्दू पढ़ाने के जो मकासद थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देख लेते हैं सहलसानी फार्मूला, जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के नाम से आप जान रहे हैं। आज पहले दिन हो सकता है, आज पहले दिन इसकी थ्योरी आप पढ़ेंगे, वरना आप सिर्फ 3 लैंग्वेज फार्मूला ही देख लेते थे। आज इसकी पूरी थ्योरी, कहाँ से ये फार्मूला आया है, क्यों आया है, इससे पहले कौन फार्मूले चल रहे थे, आपको पूरी हिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। 1956 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कौन है, सेंट्रल, इंग्लिश में दिया हुआ है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 3 ज़बानों का फार्मूला दिया, पेश किया। किसने और कब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा किसने और कब। 1956 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 3 ज़बानों का फार्मूला पेश किया। इससे कबल यानी इससे पहले ही दस्तूर साज असेंबली में यह मसला ज़ेर बहस आ चुका था कि हिंदी मुल्क की सरकारी ज़बान होगी। यानी इससे पहले भी असेंबली में ये बातें हो चुकी थी, जो हिंदी ज़बान है वो सरकारी ज़बान होगी, और ये मुआहदा तय पाया गया था कि, और ये हो चुका था, क्या हो गया था कि इससे पहले, अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला के पहले की बात की जा रही है कि हिंदी सरकारी ज़बान बनाने की बात की जा रही थी असेंबली में। तो उसमें क्या हुआ था, आइन के नफाज की तारीख से अंग्रेज़ी मुल्क की कौमी ज़बान की हैसियत से, अंग्रेज़ी मुल्क की कौमी ज़बान की हैसियत से मजीद 15 साल तक कायम रहेगी। यानी ये बताया गया था कि आइन के नफाज की तारीख से, है ना, आइन के नफाज की तारीख से अंग्रेज़ी मुल्क की कौमी ज़बान की हैसियत से सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक ही कायम रहेगी, और हिंदी जो मुल्क की सरकारी ज़बान होगी वो संस्कृत आमेज़ ना होगी बल्कि आसान और आम फहम होगी। और तीसरा क्या पहले बताया गया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला के पहले क्या चीज़ें बताई गई थी, हिंदी इलाकों में रहने वाले एक जदीद हिंदुस्तानी ज़बान सीख सकेंगे, खास तौर पर जनूबी हिंदी की कोई एक ज़बान। ठीक है, ये सब क्या था, ये सब 1956 में सहलसानी या 3 लैंग्वेज फार्मूला आने से पहले की बातें हैं। ये इस वजह से पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि अगर बाई चांस सीटेट थोड़ा सा अपना सिलेबस चेंज करता है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर थोड़ा सा चेंज करता है तो 3 लैंग्वेज फार्मूला को आपको डीपली पूछ लेगा। ठीक है, देखो सिलेबस तो वही होने वाला है, खाली कुछ चीज़ें बढ़ा दी जाएंगी। तो आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला इस वजह से पूरी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है कि हो सकता है अगर पूछ ले तो फिर से इस पर वीडियो ना बनानी पड़े, आपको यही एक वीडियो में पूरी हिस्ट्री 3 लैंग्वेज फार्मूला की समझ में आ जाए। देखते हैं आगे। हिंदुस्तानी तालीमी कमीशन 1968 और 1969 ने सानवी सतह पर 6 साल तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों ज़बान की तालीम दिए जाने की तजवीज़ पेश की थी। क्या किया था, तजवीज़ पेश की थी, कितना कि 6 साल तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों ज़बान की तालीम दी जाए। लेकिन 1956 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE ने सहलसानी फार्मूला मुरतब किया। ये फार्मूला 1961 में वज़राए आला की कॉन्फ्रेंस में मंजूर कर लिया गया।
सह लसानी फार्मूला यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला 1961 में ही क्या कर लिया गया था, मंजूर कर लिया गया था, 1961 में ही मंजूर कर लिया गया था। लेकिन इस फार्मूले में ये तजवीज़ पेश की गई कि तालिबे इल्म को मादरी ज़बान सीखने के लिए बहैसियत इलाकाई ज़बान का दर्जा दिया गया, यानी आपको इलाकाई ज़बान भी सीख सकते हैं और कौमी ज़बान की हैसियत से हिंदी और बैनुल अक़वामी ज़बान की हैसियत से अंग्रेज़ी सीखने का अख्तियार दिया गया ये सह लसानी फार्मूला में। अभी आप धीरे से देख लीजिए, अभी आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन ये फैसला कुछ तब्दीलियों के बाद ही नाफिज हुआ, यानी ये जो 1961 में मंजूर कर लिया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ मॉडिफाइड किए गए, कुछ चीज़ें बदली गई, कुछ तब्दीलियां लाई गई, उसके बाद ये नाफिज हुआ, यानी फिर लागू किया गया। चुनांचे की कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग सुने होंगे आप, कोठारी आयोग 1964-1966, कोठारी आयोग ने इसमें ज़रूरी तब्दीली की, इसमें ज़रूरी तब्दीली की और ये फार्मूला तब्दील शुदा सह लिसानी फार्मूला, तब्दील शुदा यानी मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फार्मूला कहलाता है। दो जो दर्ज झेल है, क्या क्या है, दो जो दर्ज झेल है। अब देख लेते हैं कौन कौन से आप सह लिसानी फार्मूला की बातें की जा रही हैं। इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम दर्जा 1 से 4 तक एक ज़बान मादरी या इलाकाई, मतलब एक ही ज़बान होनी चाहिए आपको। अगर दर्जा 1 से दर्जा 4 तक का बच्चा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मादरी ज़बान ही सिखाई जाए, आपसे मादरी ज़बान में ही हर चीज़ सिखाई जाए। उसके बाद क्या है, आला तहतानिया दर्जा यानी 5 से 7 दर्जे तक रोज़ 2 ज़बानें हैं, 2 ज़बानें, यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, 2 ज़बानें हैं। चाहे मादरी ज़बान हो गई या इलाकाई ज़बान, यानी उसकी मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान, फिर हिंदी या अंग्रेज़ी। ये सह लिसानी फार्मूला में इस तरह से बातें की गई थी, लेकिन अभी आपको बताएंगे और क्या है। उसके बाद क्या है, अदना सानवी यानी दर्जा 8 से दर्जा 10 तक 3 ज़बानें, हिंदी और गैर हिंदी ज़बान, यानी आप उर्दू सीख सकते हैं। और अलग फार्मूला जिसकी तफसील इस तरह दी गई है, यानी हिंदी और गैर हिंदी ज़बानों के लिए एक अलग फार्मूला है जिसकी तफसील इस तरह दी गई है, यानी दर्जा 8 से ऊपर के, दर्जा 8 से 10 तक के लोगों के लिए इस तरह दिया गया है कि मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान सीख सकते हैं, अंग्रेज़ी या हिंदी सीख सकते हैं, और अंग्रेज़ी अगर अंग्रेज़ी मादरी ज़बान हो तो एक जदीद हिंदुस्तानी ज़बान सीख सकते हैं सिवाय हिंदी के। ठीक है, जैसे हिंदी या अंग्रेज़ी, जैसे आप 10 के बच्चे को सिखा रहे हैं, यानी दर्जा 10 के बच्चे को सिखा रहे हैं, मादरी ज़बान उसकी क्या हो गई कि मादरी ज़बान उसकी उर्दू हो गई। अब अंग्रेज़ी या हिंदी से आपको अंग्रेज़ी या हिंदी एक सिखाना है, इसमें से अंग्रेज़ी या हिंदी सिखा रहे हैं। अगर अंग्रेज़ी मादरी ज़बान हो तो एक जदीद हिंदुस्तानी ज़बान कोई भी चीज़ सीख सकता है। अगर उसकी मादरी ज़बान हिंदी है तो इसमें दूसरे नंबर पर क्या रखा जाएगा, अंग्रेज़ी कर सकते हैं, तीसरे नंबर पर आप उर्दू कर सकते हैं। अगर उसकी ज़बान उर्दू है, मादरी ज़बान उर्दू है, तो दूसरे नंबर पर हिंदी रहेगी और तीसरे नंबर पर आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। समझ में आ गया। ये 10 के जो बच्चे हैं, क्लास 10 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप, तो उनकी मादरी ज़बान क्या रहती है, हिंदी रहती है। फिर दूसरी क्या पढ़ते हैं, वो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, और तीसरी जो है एक जदीद हिंदुस्तानी ज़बान, वो उर्दू पढ़ते हैं। ठीक है ना, या संस्कृत पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं आला सानवी यानी 11वीं और 12वीं की सतह पर सिर्फ 2 ज़बानों की तालीम लाजमी है, यानी जदीद कौमी हिंदुस्तानी ज़बान। एक कोई नई ज़बान सीख सकते हैं, कोई अंग्रेज़ी सीख सकता है, या तो कोई कदीम या जदीद गैर मुल्की ज़बान, या कोई हिंदी सीख सकता है, उर्दू सीख सकता है ना। तो 2 ज़बान ही सिर्फ 11 और 12 वालों के लिए किया गया है। अब देख लीजिए, आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रही होगी, या थोड़ा सा बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आ रही होंगी, थोड़ा सा डीप लग रहा होगा, तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो बनाया गया है, ये एकदम पूरी हिस्ट्री एक डिटेल में बनाई गई है 3 लैंग्वेज फार्मूला की। आप इसको इस तरह पढ़ लीजिए, फिर क्या होगा कि आपको अगर सिलेबस में चेंजेस आए हुए हैं, सिलेबस में चेंजेस आ जाएंगे, तो यही सिलेबस आपका आने वाला है, यही डीपली पूछने वाला है, ये बात तो लिख कर ले लीजिए। अब देख लेते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जैसे एक आदमी है, एक बच्चा है, उसकी मादरी ज़बान हिंदी है, हिंदी। ठीक है, अब उसको क्या करना है, ये हिंदी तो पढ़ रहा है वो, अब दूसरी वाली उसके लिए क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी। इंग्लिश पढ़ सकता है, और तीसरी उर्दू पढ़ सकता है। ठीक है, ये होगी हिंदी, हिंदी जगह के लोगों की, हिंदी के जहाँ जो हिंदी पढ़ रहे हैं उनके लिए, जिनकी ज़बान मादरी ज़बान हिंदी है। लेकिन अगर जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, मादरी ज़बान उर्दू है, तो उनके लिए ये किया गया कि आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा।
क्या पढ़ना होगा, हिंदी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर फिर आप इंग्लिश को लेकर आएंगे। समझ में आ गया? पहले क्या है, मादरी जबान, उसके बाद हिंदी रखा गया है, हिंदी रखा गया है, फिर आप इंग्लिश लेकर आएंगे। अगर बाई चांस आप तमिलनाडु वगैरह में रह रहे हैं तो आपकी मादरी जबान तमिल है, तो पहले तमिल रखी जाएगी आपकी, तमिल, ठीक है, आपको तमिल दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, आपकी हिंदी पढ़ाई जाएगी आपको। फिर आप एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, चाहे इंग्लिश सीख सकते हैं, फिर उर्दू सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं आप। ये हो गए सैलिसानी फार्मूला जो अभी तक हम लोग सीटेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस आपको ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और थोड़ा डीप पूछ लिया गया तो आपके लिए एक एक चीज़ यही बढ़ा देगा कि दर्जा 4 तक, दर्जा 7 तक, दर्जा 8 से 10 तक, उसके बाद 11 से 12 तक यही डीपली पूछ लेगा। अगर सैलिसानी फार्मूला को बढ़ाएगा या फिर हटा देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बढ़ा दे रहा है तो यही आपका सिलेबस आने वाला है। आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। अगर नहीं बढ़ाएगा तो आपके लिए यही होगा कि हिंदी जहाँ मादरी ज़बान है, उसके बाद इंग्लिश और उर्दू। अगर फिर उर्दू वाले हैं तो फिर हिंदी ज़रूरी है दूसरे नंबर पर, फिर इंग्लिश वो पढ़ सकते हैं। अगर तमिलनाडु वगैरह में हैं तो तमिलनाडु में उनके तमिल पढ़ेंगे, हिंदी दूसरे नंबर पर हमेशा रहेगी, फिर इंग्लिश और उर्दू कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, हमको सब्सक्राइब करें। ये आपको तैयार करने के लिए थ्योरी वाइज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए, आप भी सपोर्ट कीजिए आपके अपने चैनल और मुझे उर्दू को, और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो वीडियो को जो सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो पेड क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं, तो आप उनको ये ज़रूर हमारे चैनल को सजेस्ट कीजिए। और आपका अगर कुछ और आपको अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं कि हमको क्या और चीज़ को सुधार करना चाहिए अपनी वीडियो में, क्या और पढ़ाना चाहिए, किस तरह तैयारी करानी चाहिए। कुछ आप अपनी राय अगर पेश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो सीटेट नहीं निकाल पाए हैं या सीटेट की प्रिपरेशन सही नहीं हो पाई है, या वो सिर्फ 15 से 20 नंबर के बीच में ही रह जाते हैं, तो आपको थ्योरी वाइज कराई जाएगी। तो ये जो 15 से 20 नंबर आप देख पा रहे हैं, ये आपका 25 से 30 के बीच में इंशाअल्लाह अब की बार रहेगा। तो आप उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।